नमस्कार आदरणीय देशवासियों, नमस्कार आदरणीय पृथ्वीवासियों। मैं सुनील लखोटिया, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान से। भाइयों, 100% ईमानदार, 100% निर्दोष होने पर भी दोषियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के कारण कोई भी मेरी जगह होता तो क्या करता। मैं आज इस वीडियो में 3 सच्ची घटनाएं जो मेरे साथ घटित हुई उनका जिक्र कर रहा हूं, जिसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होने पर भी मुझे अभाव और नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। मैं आप सभी आदरणीयों से इस हेतु मार्गदर्शन चाहता हूं। मेरी जगह अगर आप होते या कोई भी होता तो वो क्या करता? कृपया आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, या आप मुझे निर्देशन दें कि मैं क्या करूं। भाइयों, सबसे पहली घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो शुरुआत से अपन शुरू करते हैं। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया वो किसी ना किसी समाज का तो है ही। तो मेरी इस पहली घटना में पहला व्यक्ति आदरणीय जाट समाज से है। मैं जाट समाज का बहुत मान सम्मान करता हूं। मैं जाट समाज का उतना मान सम्मान करता हूं जितने मेरे स्वयं के माननीय महेश्वरी समाज का करता हूं, उतना ही मैं आदरणीय जाट समाज का मान सम्मान करता हूं। इसलिए इसे कोई जातिवाद के दृष्टिकोण से न देखा जाए। जिसने जो गलत किया है वो गलत किया है। हम जाट और बनिया या किसी भी समाज या जाति के बाद में, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे पहली जो घटना मेरे साथ हुई उसके बाद से मैं आज तक 30 करोड़ रुपए का कर्जदार हो चुका हूं। इस घटना ने मेरे आर्थिक जीवन की नींव हिला दी, जिस कारण 2 लाख रुपया रोज मेरे ब्याज लग रहा है। कैसे 2 लाख रुपया रोज मेरे ब्याज कैसे लग रहा है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। हुआ यूं, हम शुरू करते हैं घटना की शुरुआत में आपको बताता हूं। हुआ यूं कि नेशनल हाईवे नंबर 8, यानी मेरे यहां से जिस ऑफिस से करीब 8-10 किलोमीटर, नेशनल हाईवे नंबर 8 पर नंदाजी चुंडीवाल की आरके 90 स्टोन के सामने टोल के पहले जो जमीन है वो लगभग 40 बीघा और कुछ बिस्वा है, यानी 40 बीघा से कुछ ज्यादा। उसमें से 3 बीघा जमीन मैंने उनसे खरीदी। यह सौदा मेरे पास अभिमन्यु जी गुजर उर्फ सुखदेव जी गुजर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका देवलोक गमन हो गया, और रफीक जी प्रॉपर्टी डीलर्स के माध्यम से नंदा जी के 2 पुत्र रतन और शोजी के द्वारा यह सौदा मेरे तक आया था। मैंने जाकर के उन चारों पांचों की उपस्थिति में सौदे को देखा। 50 लाख रुपए बीघा उन्होंने भाव मांगे और एक सिंगल पैसा भी उन्होंने भाव में कम नहीं किया। लेकिन चूंकि मुझे सौदा पसंद था, इसलिए 50 लाख रुपए बीघा की दर से मैंने 3 बीघा जमीन यानी 1.5 करोड़ रुपए में पूर्ण भुगतान देकर के यह जमीन खरीद ली। क्योंकि मैंने 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, लास्ट के 10-15 लाख रुपए मैंने एडजस्टमेंट से मैनेज किए थे, इसलिए मेरे पास तत्समय बाउंड्री वॉल निर्माण कर सकूं इतनी सहूलियत नहीं थी। इसलिए मैंने उन तीनों पिता पुत्र की उपस्थिति में उनकी रजामंदी से पटवारी जी से नापचोक करा करके नींव खुदा ली थी। और मेरी यह प्लानिंग थी कि इस जमीन को कन्वर्ट करा के, इसको मॉर्गेज रख के, इस पे फाइनेंस लेके, और मैं कुछ ना कुछ कमाई हेतु कोई प्रोजेक्ट यहां पर चालू कर दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। रजिस्ट्री होने के बाद मैंने इस जमीन के कन्वर्सन में भागादौड़ी शुरू कर दी। इधर जमीन का कन्वर्सन हो रहा था, तब तक मैंने बिजली का कनेक्शन ले लिया, पानी का बोरिंग करा लिया। बिजली का कनेक्शन मेरा हो गया, पानी का बोरिंग में मीठा पानी और क्वांटिटी यानी दबाव पानी आया। अब जब जमीन मेरी कन्वर्ट हो गई, उसके बाद मैंने इसको इंडियन ओवरसीज बैंक में मॉर्गेज रख करके लगभग 94 लाख 94 लाख रुपए का फाइनेंस मेरी चालू लिमिट में और बढ़ा लिया। अब मैं निर्माण मैंने शुरू किया।
लगभग 1 महीना मेरा निर्माण चला, जिसमें 3 बीघा जमीन में जो मैंने नींव खुदाई थी, उसके अंदर सीमेंट, बजरी, भाटा पानी से सीमेंट की भराई, नींव की भराई कराई। और जो बोरिंग मैंने कराया था उस पर 8 पट्टी का एक कमरा, छोटा कमरा मैंने निर्माण शुरू कर दिया। 1 महीने तक मेरा निर्माण चला। लगभग 1 महीने के बाद, निर्माण चलने के बाद, नंदाजी जाट, उनके दोनों पुत्र रतन और शोजी, रतन और शोजी के दोनों सगे साले गोपाल सेवदा निवासी गहलोता और दिनेश चौधरी निवासी गहलोता एवं इनकी घर की महिलाएं उस जमीन पर आईं और उन्होंने हमारा काम रुकवा दिया, निर्माण कार्य रुकवा दिया। मैंने जब इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि हमें ऑब्जेक्शन है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात, कि जिससे जमीन खरीदी उसी को ही ऑब्जेक्शन। आप कलयुग में सबसे बड़ी बात ये देखिए कि भाई ऑब्जेक्शन आस पड़ोस आगे पीछे वाले को तो समझ में आया। खैर, आगे तो नेशनल हाईवे था, मेन हाईवे पे मैंने जमीन परचेस करी थी 50 लाख रुपए बीघा से। तो जिससे जमीन खरीदी उसी को ही ऑब्जेक्शन। तो बोला भाई क्या ऑब्जेक्शन है? बोले नाप चौक में फर्क है। आपको जो जमीन हमने बेची है उसके बाद हमारे जमीन नाप में कम आ रही है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बोला कि सपोज करो, सोचो आपके पास 100 किलो आम है, उसमें से आपने 3 किलो आम बेच दिए। अब पीछे अगर आपके पास कम रह गए आम, तो वो जो आम जिसको बेचे उसके आम आप वापिस तोल लो। मैंने उनको यही कहा कि जमीन तो मैं उठा करके ले गया नहीं, आप इस जमीन को वापिस नाप लो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमने, यानी उन्होंने जो जमीन मेरे को बेची है वो जमीन पड़ोसी हासानी जी की जमीन में घुसी हुई है। मैं बड़ा अचंभित, क्योंकि हासानी जी को भी जमीन, इसी जमीन में से, इसी खसरे नंबर में से मेरे जमीन खरीदने के 10 वर्ष पहले हासानी जी को भी जमीन इन्होंने ही बेची थी, खुद की ही इसी जमीन में से। और हासानी जी ने वो 4 बीघा जमीन उस समय खरीद करके तत्समय हाथों हाथ बाउंड्री वॉल बना ली थी, और हाथों हाथ ही उन्होंने उसे कॉमर्शियल कन्वर्ट करा के और पटाखा फैक्ट्री लगा ली थी। तो मेरे जमीन खरीदने से पहले ही, 10 वर्ष पहले ही हासानी जी की बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, और हासानी जी की बाउंड्री वॉल से ही उन्होंने अपनी जमीन मेरे को दिखाई, बताई और बेची। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने बोला कि अगर ये जो आपने जमीन मेरे को बेची, अगर वो हासानी जी की जमीन के अंदर घुसी हुई है, तो आपने ये बात मेरे को सौदा करते समय क्यों नहीं बताई? क्योंकि दूसरे के कब्जे की जमीन में 50 लाख रुपए बीघा में क्यों लेता, मैं तो फोकट में भी क्यों लेता। लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना, और उन्होंने तो मेरा काम रुकवा दिया और मेरी भरी हुई नींव पे मिट्टी खेत की डाल करके आराम से खेती करने लग गए। और मेरे को ये बोला, जब मैंने उनको बोला कि आप मेरी जमीन दीजिए, मैंने आपको 1.5 करोड़ रुपया दिया, रजिस्ट्री कराई है, तो उन्होंने बोला कि तू ही उसमें से निकलवाता है। उन्होंने ये ऐसा बर्ताव मेरे साथ किया। मैं तुरंत संबंधित पुलिस थाने यानी किशनगढ़ शहर थाने पहुंचा, और वहां पर मैंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, और जिन जिन ने मेरे को काम रोका था, जान से मारने की धमकी दी थी, उनके खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा पैसे वाले थे, ऊंचे रासुखात वाले थे, इसलिए उन्होंने उस एफआईआर को एफआर करवा लिया। अब मेरे को माननीय पुलिस प्रशासन ने सुझाव दिया कि आप तहसील कार्यालय में एप्लीकेशन लगाइए सीमा ज्ञान की। मैं तुरंत तहसील कार्यालय भागा। मैंने सारी फॉर्मेलिटी करी, और सीमा ज्ञान के लिए मैंने तहसीलदार साहब से निवेदन किया, तो उन्होंने अपने स्टाफ में से गिरदावर साहब और संबंधित पटवारी साहब को, गिरदावर साहब थे श्रीलाल जी चौधरी साहब, और संबंधित पटवारी साहब को मेरे साथ भेजा सीमा ज्ञान कराने के लिए। उस समय नंदा जी ने कम से कम 125 आदमी अपने वहां पर इकट्ठे कर रखे थे, जबकि मैं सिर्फ अकेला गया था। अब श्रीलाल जी चौधरी साहब ने मेरे को, जो मेरा इस जमीन का 161 फुट हाईवे पे फ्रंट था, जो कि रजिस्ट्री में भी मेंशन है, उस 161 फुट में से 127 फुट हसानी जी की जमीन में घुसना बता दिया। यानी उन्होंने जरीब से नापा, और जहां पत्थर गाड़ी करी वहां पर मैंने उसको
फीते से नापा तो 127 फुट मेरे को हसानी जी की जमीन में घुसना बता दिया। इसका मतलब यह हुआ कि नंदा जी ने मेरे को दूसरे के कब्जे की जमीन मेरे को बेच दी, क्योंकि रजिस्ट्री में भी ये मेंशन रहता है कि मैं जो जमीन बेच रहा हूं किसी भी कब्जे संबंधी विवादों से मुक्त है। तो इन्होंने यहां पर ये 420 कर दी, 420 मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी। मेरे से प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने, गिरदावर साहब ने मौका पर्चा पे हस्ताक्षर कराए। मुझे तो मेरी जमीन चाहिए थी, मैंने माननीय प्रशासन को कोऑपरेट किया और मैंने तुरंत साइन कर दी कि भाई कोई बात नहीं, मेरे को आप इधर दे दो जमीन, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो साइन तो करा करके मेरे से ले गए, लेकिन कोई भी वापिस ही नहीं आया कि मैं अपना निर्माण कहां कराऊं। मैं जब नंदा जी से, उनके दोनों पुत्रों से, रतन और शोजी से इस बाबत मिला कि भाई जहां पर भी मेरी जमीन निकल रही है, मेरा अभी जो यहां पर निर्माण हो गया उसका अगर जो नुकसान हो गया मैं भुगतने को तैयार हूं। अब जहां पर भी मेरी जमीन निकल रही है मेरे खर्चे पे आप खड़े रह करके वहां मेरी बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा दीजिए। तो भी उन्होंने भी कोई भी इस पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ये बोला तू ही करवाता रहे, तू ही तेरी जमीन लेता रहे। और वो लोग तो निश्चिंत होकर के 1.5 करोड़ रुपए मेरे वापरते रहे और आराम से खेती भी करते रहे। यह सन 2011 की बात है। 22/11/11 को मैंने यह जमीन खरीद करके रजिस्ट्री कराई थी, 22/11/11 को। 2 महीने बाद 12 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 1.5 करोड़ रुपए बाकायदा फाइनेंस की रकम थी, जो कि मैंने जिस रकम से जमीन खरीदी थी। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं पर भी किसी भी तरीके से देख लीजिए, सारे खर्चे मिलाकर के कभी भी ब्याज 24% यानी 2 रुपए सैकड़े का ही लगता है। 1.5 करोड़ रुपए का 2 रुपए सैकड़े से ब्याज 3 लाख रुपया महीना होता है। एक महीने का 3 लाख रुपया यानी लगभग 10,000 रुपया रोज हो गया। अगर 3 लाख रुपए एक महीने के लगते हैं तो, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 10,000 रुपया रोज हो गया। खैर, एक महीने का 3 लाख रुपया होता है और 12 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं यानी 144 महीने। तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए तो मेरा ब्याज लग चुका। 4.5 करोड़ रुपए तो मेरा ब्याज लग चुका और 1.5 करोड़ रुपया मूल मेरा लग चुका, यानी कि 6 करोड़ रुपए का नुकसान तो मैं आज तक अभी तक खा चुका, भुगत चुका। और उस 6 करोड़ रुपए पे 2 रुपए सैकड़े से मेरा 12 लाख रुपए महीने का यानी 40,000 रुपया रोज का ब्याज इस समय जब मैं वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं लग रहा है। अब इस तरीके से मैं भयंकर परेशान हो गया। मेरी जमीन जो मैंने मॉर्गेज रखी हुई थी, जिसके ऊपर मैंने फाइनेंस भी ले लिया था और जो कि फाइनेंस की रकम से ही मैंने यह जमीन खरीदी थी, और उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए और फाइनेंस ले लिया था, यानी कि मेरा ब्याज तो एक्चुअली 2.5 करोड़ का लग रहा था, क्योंकि 94 लाख तो मैंने इसको मॉर्गेज रखने के बाद और ले लिए थे। इस कदर मैं भयंकर परेशान हो गया क्योंकि मेरे को रोज का बहुत बड़ा घाटा लगता जा रहा था। तो मैंने माननीय न्यायालय की शरण ली। सन 2013 मार्च में मैंने माननीय न्यायालय की शरण ली। माननीय न्यायालय ने प्रथम ऑर्डर मेरे को 31/8/2013 को मेरे पक्ष में यह निर्देशित करते हुए जारी किया कि मैं सुनील लखोटिया, जो कि इसमें वादी था, कि वादी अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर डीड ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि कंडीशन स्टाम्प पर लिख करके दे दे कि यदि माननीय न्यायालय का अंतिम फैसला अगर प्रार्थी सुनील लखोटिया के विरुद्ध रहा तो प्रार्थी सुनील लखोटिया स्वयं के खर्चे पे सारा निर्माण तुड़ा के एवं इस निर्माण बाबत किसी भी मुआवजा राशि की मांग नहीं करके और स्थानांतरित हो जाएगा। मैंने 5 दिन में ये डीड ऑफ अंडरटेकिंग लिख करके माननीय न्यायालय में दे दी। तो माननीय न्यायालय ने उसके बाद इनको पाबंद किया था कि अगर ऐसा सुनील लखोटिया लिख के देता है तो फिर इन प्रतिवादियों को पाबंद किया जाता है कि अगर सुनील लखोटिया कोई भी निर्माण करे तो इसमें कोई भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ये प्रतिवादीगण या प्रार्थीगण उत्पन्न न करें। लेकिन इन लोगों ने इसके खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील दायर कर दी तो भी इसका डिसीजन तकरीबन 2 ढाई 3 साल बाद आया और अपील के अंदर भी
माननीय न्यायालय ने इनकी अपील खारिज कर दी और 15/7/2016 को उन्होंने अपना आदेश जारी करा, जिसमें पिछले आदेशों की पुष्टि कर दी। बावजूद इसके नंदा जी ने, माफ कीजिएगा, नंदा जी का निधन हो गया था सन 2015 में। नंदा जी का निधन हो गया था सन 2015 में। तो नंदा जी के निधन के बाद जो भी यहां पर मेरे माननीय कोर्ट में केस चल रहे थे, तो उसमें इनके पुत्र रतन और शोजी ने स्वयं खुद को अपीलार्थी बन के और इस केस को उन्होंने चालू रखा, जारी रखा। और जब 2016 के अंदर मेरे को माननीय न्यायालय ने मेरे पक्ष में निर्णय सुनाया, उसके बाद भी इन अपराधी गणों ने, इन विक्रेताओं ने मेरे को निर्माण नहीं करने दिया और माननीय न्यायालय की अवमानना कर दी। मैं फिर परेशान हो गया, मैं भयंकर परेशान हो गया। अब माननीय न्यायालय की अवमानना करने के बाद सन 2017 में सुनील लखोटिया वर्सेस रतनलाल टाइटल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक और इन पे केस शुरू हो गया, जो कि आज भी विचाराधीन है। तो इन्होंने तो भी मेरे को निर्माण नहीं करने दिया। मैं रोज के इतने बड़े आर्थिक नुकसान से गुजर रहा था कि मेरे बाकी के सारे धंधे चौपट होते चले गए। मैं कर्जदार होता चला गया। मुझे और कंपनियों से बेले, मतलब मेरे को और कंपनियों से फाइनेंस लेते रहना पड़ा। बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन्स, कि कैसे भी मैं यहाँ का ब्याज भी देता रहूं। और माननीय न्यायालय से मेरे को पूरी उम्मीद थी, जो कि माननीय न्यायालय ने मेरे पक्ष में न्याय कर भी दिया था, कि मुझे अगर मेरी जमीन मिल जाए तो मैं इस जमीन पर अपना कमाई का कोई प्रोजेक्ट लगा के कमाई शुरू कर सकूं। लेकिन इन विक्रेता गणों ने मेरे को कभी भी निर्माण करने ही नहीं दिया। मैं बुरी तरह परेशान हो गया। मैंने अलग अलग विभागों में चक्कर काटे। एसपी ऑफिस अजमेर, कलेक्टर ऑफिस अजमेर, आईजी ऑफिस अजमेर, एसडीएम ऑफिस किशनगढ़, डिप्टी ऑफिस किशनगढ़, संबंधित थाना शहर किशनगढ़, माननीय तहसील प्रशासन किशनगढ़, माननीय कोर्ट किशनगढ़, पटवारी जी, गिरदावर साहब, वकील साहब। मैं इस कदर परेशान हो गया कि इस जमीन को लेने के बाद आज तक तकरीबन मैंने अलग अलग विभिन्न विभिन्न विभागों के 1000 चक्कर से भी ज्यादा चक्कर काटे। उसको मैं प्रमाणित भी कर सकता हूं। मैं ऑन रिकॉर्ड, इस रिकॉर्डिंग पे ऑन रिकॉर्ड मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी अगर अथॉरिटी मेरे से साक्ष्य चाहेगी, 1000 से ज्यादा चक्कर मैं काट चुका हूं। और मैं आर्थिक रूप से इतना ज्यादा नुकसान में आ चुका हूं कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी मेरा बैंक फाइनेंस था, तकरीबन 20 कंपनियों से मुझे फाइनेंस हो रखा था, जो कि तकरीबन 13 करोड़ रुपए का मेरे को फाइनेंस हो गया था। और 2 करोड़ रुपया मेरे को मेरे जो जान पहचान वाले प्राइवेट फाइनेंसर्स थे उनसे मैंने ले रखा था, क्योंकि मेरे को ब्याज चुकाने के लिए ब्याज पे पैसा लेना पड़ गया, जबकि मेरी कतई कोई भी गलती नहीं थी। जैसा पैसा दे करके अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उसी तरीके से मैंने पैसा दे करके इन लोगों से प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब साहब, अभी भी इन लोगों ने बिल्कुल भी मुझे किसी भी तरीके से कोई सहूलियत नहीं दी और मुझे निर्माण नहीं करने दिया। फिर थक हार के मैंने खुद ने सच का सामना टाइटल से एक अखबार नुमा पूरी बड़ी साइज का पैम्पलेट बनाया और उसमें पूरी मेरे इस विवरण, इसका वृतांत लिख करके, पूरी घटना का विवरण लिख करके 4 पन्नों में 20,000 पैम्पलेट अखबार की साइज के मैंने छपा करके इस केस को पूरे किशनगढ़ में, क्योंकि 20,000 अखबार की प्रतियां प्रसारित होती हैं, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति और दैनिक भास्कर, उनमें वो डलवाया। और वो मैंने 2017 14 मई सन 2017 में वो प्रसारित किया कि मेरी कोई भी गलती नहीं है। कैसे भी मुझे अभी भी अगर ये जमीन मेरे को मिल जाए तो मैं इसमें अपने कमाई हेतु कोई जतन करके और अपने कर्जे उतार सकूं। लेकिन इसका भी किसी पर भी कोई असर नहीं हुआ। जबकि
रजिस्ट्री के कागजात, कन्वर्सन के कागजात और ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स मैं लेकर के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक और संबंधित विभागों तक पहुंचा था कि साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे को जिनसे मैंने जमीन खरीदी थी वो मेरे को निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। मैं एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय में विशेषकर ये समस्या लेकर के पहुंचा था कि साहब कन्वर्ट आपने जमीन करी, 5 साल तक अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप वापस कन्वर्सन चार्जेस लेते हैं। उस समय तक मेरे को 6.5 साल हो गए थे। मेला साहब मेरे को मेरी जमीन चाहिए जिससे कि मैं उस पर प्रोजेक्ट लगा सकूं। कहां पर मेरी जमीन है जिसकी कि आपने रजिस्ट्री के रूप में राजस्व लिया, रजिस्ट्री के रूप में आपने उसमें राजस्व लिया 1,57,000 समथिंग रुपए, और कन्वर्सन के रूप में जो राजस्व लिया वो 1,20,000 समथिंग रुपए लिया। लगभग 3.25 लाख रुपया जो मैंने राजस्व आपको यहां जमा कराया है विभाग को, तो वो मेरे को मेरी जमीन चाहिए जिसपे कि मैं उस पर अपना प्रोजेक्ट डाल सकूं, प्रोजेक्ट लगा सकूं। लेकिन आप मान के चलिए, विश्वास कीजिए, तब भी मेरे पास इसका कोई भी राहत की कोई बात ही मेरे तक नहीं पहुंच पाई। यानी मुझे फिर भी निर्माण नहीं करने दिया गया, और वो जिन्होंने जमीन मेरे को बेची थी 1.5 करोड़ रुपए बड़े आराम से वापरते रहे और मेरी ही खरीदी हुई जमीन पर वो खेती करते रहे। इसके बाद मैंने अपनी गुहार माननीय पुलिस प्रशासन में, यानी शहर थाने में जो संबंधित है इस जमीन से, क्योंकि शहर थाना अंतर्गत ये जमीन आती है, वहां पर मैं पहुंचा तो वहां पर उस समय इंचार्ज साहब थे अनूप सिंह जी चौधरी साहब। मैं उनको नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। इतने अच्छे इंसान, ऐसे न्यायप्रिय इंसान, मालिक उनको हमेशा सफलता दे। जब मैंने उनको अपनी ये गुहार सुनाई, हालांकि उनको भी महीना, सवा महीना, 1.5 महीना लगा, तब उन्होंने जाकर के इसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने नंदाजी जाट के दोनों पुत्रों और उनके दोनों सालों को पहले समझाया। दोनों पुत्रों के जो साले थे, गोपाल जी सेवदा और दिनेश जी चौधरी, उनको समझाया, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। तब अनूप सिंह जी चौधरी साहब ने उन पर 420 120 बी का मुकदमा दर्ज करा और माननीय न्यायालय की शरण लेकर के इनको बाकायदा गिरफ्तार करके जेल भेजा। ये 2 दिन जेल में रहे दोनों भाई, रतन और शोजी। ये अखबार में भी, प्रमुख समाचार पत्रों में भी ये समाचार आए थे, और उसके बाद ये जमानत पे हैं। तो इनके ऊपर सरकार बनाम रतनलाल वगैरह टाइटल से एमजीएम, ऑनरेबल एमजीएम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें कि 12 जनों की गवाही होनी थी, जो 12 की 12 गवाही पूर्ण हो चुकी है। गवाही के बाद जो बयान मुलजिम होने थे वो बयान मुलजिम भी हो चुके हैं। बयान मुलजिम के बाद जो साक्ष्य सफाई थी वो साक्ष्य सफाई की डेट्स भी निकल चुकी हैं, और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो स्टेटस है वो फाइनल आर्गुमेंट में है, और फाइनल आर्गुमेंट की भी 5 डेट्स निकल चुकी है। यानी कि वो अब डिसीजन पे है। चूंकि यहां पर ऑनरेबल कोर्ट में ऑनरेबल एमजीएम साहब का प्रमोशन हो गया था, उनका ट्रांसफर हो गया था, तो अभी ऑनरेबल एमजीएम कोर्ट में ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब अभी नहीं है, इसलिए ऑनरेबल एमजीएम कोर्ट का चार्ज ऑनरेबल एसीजीएम 2 कोर्ट में ऑनरेबल एसीजीएम 2 मजिस्ट्रेट साहब के पास है। और मैं अच्छी तरह मैंने प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा कि वर्कलोड वाकई इतना ज्यादा है, फिर भी मेरा सैल्यूट है, मेरा अभिवादन है ऑनरेबल कोर्ट को कि तो भी उन्होंने कैसे भी मेरे केस की स्टडी करी है, और आने वाले कुछ समय में ही मेरे को इस केस का डिसीजन भी मेरे को प्राप्त हो जाएगा, जो कि मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुझे इस हेतु न्याय मिलेगा, और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उनको उनके किए की सजा मिलेगी। कुल मिलाकर के इन विक्रेताओं के ऊपर वो जो मैंने केस चला रखा था, मैं आपको बीच में बताना भूल गया कि मैं इस तरीके से बैंक करप्ट हो गया और मेरे पास इंस्टॉलमेंट और किस्तें जमा कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे। तो इसको, इस जमीन खरीदी थी मैंने 2011 में, 2017 में फिजिकल पोजीशन बैंक ने इसका ले लिया।
क्योंकि तब तक मैंने भागादौड़ी करके कैसे भी वो अखबार सच का सामना डाल के, और जो 420 120 बी में अनूप सिंह जी चौधरी साहब ने जो इनके ऊपर केस दर्ज किया था, तब भी अब बस में नहीं आए थे, लेकिन उनमें इनके घर की महिलाओं के भी नाम थे, क्योंकि उन्होंने आकर के काम रोका था। जब इनको बताया गया कि आपकी घर की महिलाओं को भी जेल जाना पड़ेगा, तब जाकर के इन्होंने सरेंडर किया और मुझे निर्माण करने दिया। तो उस समय तक भी मैंने जबकि फिजिकल पोजीशन के ऑर्डर नोटिस मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक में उस समय टेक ओवर होकर के आ गई थी। तो आईसीआईसीआई बैंक में जमीन उस समय थी, आईओबी से टेक ओवर होते होते आईसीआईसीआई बैंक में पहुंची थी। तो आईसीआईसीआई बैंक से मेरे पास इसके फिजिकल पोजीशन के नोटिस आ गए थे। बावजूद इसके मैंने इसके अंदर बाउंड्री वॉल का निर्माण इसलिए कराया क्योंकि अगर ये बाउंड्री वॉल का निर्माण होने के बाद अगर बिकती है, तो जो भी बैंक या जो भी फाइनेंस कंपनीज, जो कि मेरे ऊपर 13 करोड़ और 2 करोड़ 15 करोड़ का उस समय कर्जा हो गया था, तो अगर 2 पैसे अच्छे अगर ज्यादा रेट में बिकेगी, क्योंकि उस समय सौदा बदनाम हो गया था, इसलिए कोई भी सौदे को खरीदने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि ये लफड़े का सौदा हो चुका था, किशनगढ़ में बदनाम सौदा हो चुका था। किशनगढ़ कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, किशनगढ़ में लगभग एक दूसरे को सब जानते हैं, और अगर इतना अखबारबाजी इतना सब कुछ होता है तो बट नेचुरल आपका केस ओपन होता ही। और मैंने सार्वजनिक जानबूझ के इस केस को किया था ताकि मुझे जल्दी से जल्दी मेरी जमीन मिल जाए। तो चूंकि ये सौदा बदनाम हो रखा था, इसलिए मैंने इस सौदे को कैसे भी बाउंड्री वॉल बनाई, जबकि फिजिकल पोजीशन के नोटिस उस समय तक आ चुके थे, अखबार में विज्ञप्ति आ चुकी थी। ये सारी चीजें मेरे पास ओरिजिनल सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओरिजिनल एग्रीमेंट लेटर 1.5 करोड़ रुपए का, जिसमें तीनों पिता पुत्र के हस्ताक्षर है, वो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। इसके अलावा रजिस्ट्री, जिसमें तीनों पिता पुत्र के हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी सब कंप्लीट मौजूद है। इन तीनों पिता पुत्र के, अब तो नंदाजी जाट का तो निधन हो गया, इन दोनों पुत्रों के जिन्होंने मेरे को कभी निर्माण नहीं करने दिया, उनके भी उस रजिस्ट्री पे हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी सब मौजूद है। यानी मेरी तरफ से कहीं पर भी, रत्ती पर भी कोई भी फॉल्ट नहीं। क्योंकि उस समय मेरे ऊपर 15 करोड़ का कर्जा था, तब मैं अभी करीब 6-7 साल से एक सिंगल कोड़ा भी किस्त और ब्याज नहीं दे पा रहा हूं। और मैंने किस्त और ब्याज लास्ट कैसे दिए, जो भी मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। मैंने लास्ट किस्त और ब्याज अपने घर के सारे जेवर बजाज फिनसर्व में गिरवी रख के उससे प्राप्त रकम से लास्ट इंस्टॉलमेंट और किस्तें चुकाई मैंने, ब्याज चुकाया मैंने। मैं इस कदर ईमानदार, 100% ईमानदार इंसान हूं। जबकि मुझे भी पता था कि इस महीने की अगर मैं चुका दूंगा तो अगले महीने की मैं कैसे चुका पाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा था कि कभी ना कभी तो ये जमीन मेरे को मिलेगी, ताकि मैं अपना या तो इसको बेच के, इस पे निर्माण करा के तुरंत बेच के और कर्जा चुका करके और टेंशन फ्री होऊंगा, या फिर इसमें कैसे ना कैसे कोई कमाई का जतन कर लूंगा। लेकिन कहीं पर भी इनको कुछ भी दया नहीं आई, विक्रेताओं को। जबकि विक्रेताओं के पास आगे अभी 40 बीघा और इसके अड़ा करके ही पीछे खसरा इस 40 बीघा में 750 फुट हाईवे पे फ्रंट इस समय भी मौजूद है। यानी ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने मेरे को 3 बीघा जमीन बेचने के बाद ये बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, ऐसा भी नहीं था। जबकि मैंने तो इनको 1.5 करोड़ रुपए दे करके चीज ली थी। अरे जबान से बेटे बेटी पराये हो जाते हैं। मैंने तो 1.5 करोड़ रुपए लेकर के इनके खुद के द्वारा बताए गए सौदे में, इनके खुद के द्वारा बताई गई जगह पे मैंने मतलब नींव खुदाई थी, और मैंने इनसे मतलब पहले जमीन खरीदी थी और बाद में नींव खुदाई थी। बावजूद इसके इनके पता नहीं मन में क्या लालच आया, क्या भ्रांति आई इस कलयुग के अंदर, क्या पता नहीं इन्होंने क्या अत्याचार किया कि मैं और मेरा परिवार आर्थिक रूप से न सिर्फ जीरो बल्कि नेगेटिव हो गए। आज हमारे ऊपर 30 करोड़ का कर्जा इसलिए हो गया क्योंकि 6-7 साल से 15 करोड़ रुपए की किस्त और ब्याज मैं नहीं चुका पा रहा हूं। तो कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से रकम 2.5 साल में दुगनी हो जाती है, जबकि फाइनेंस कंपनियों से लिया हुआ फाइनेंस ब्याज पे पेनल्टियां, ब्याज पे ब्याज, एक्साइज जेड, सारी फॉर्मेलिटीज के पैसे लग लग के 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा मेरे ऊपर हो चुका है। जबकि मेरी सारी प्रॉपर्टीज, मेरा एक शानदार गार्डन रेस्टोरेंट था, ओरिजिनल था रेस्टोरेंट, उसके अलावा फ्रेंड्स कॉलोनी जो कि यहाँ की शुरू की सबसे प्रतिष्ठित कॉलोनियों में से एक है, उसमें मैंने 1200 गज जगह खरीदी थी 2.5 करोड़ रुपए में। वो जगह और जो मेरी प्रॉपर्टी थी, एक मैंने मकान रेलवे स्टेशन, नए रेलवे स्टेशन के नजदीक रीसेल पर्पस पे खरीदा था बेंगलोर, वो। उसके अलावा जो मेरे पिताजी की एक जमीन थी जो कि एयरपोर्ट के मतलब नजदीक थी, मेन हाईवे पर 800 गज, वो सारी कंप्लीट प्रॉपर्टीज जो मॉर्गेज रखी हुई थी मेरी, सारी 1 to all सारी कंप्लीट प्रॉपर्टीज ऑक्शन हो गई। पूरे किशनगढ़ में सबको पता है इस बारे में।
जबकि मैं 100% इंसान ईमानदार हूं, 100% ईमानदार इंसान हूं। मैंने कभी भी किसी के साथ कोई भी आर्थिक रूप से कोई विश्वासघात नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि ऑनरेबल कोर्ट में जब वो केस चल रहा था, तो क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गई थी, जिसको कि मैंने लेने के लिए मैं माननीय न्यायालय में गुहार लेके पहुंचा था, और उसके लिए न्यायालय ने मेरे को आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन ये उसकी अवमानना करके कभी कंटेम कर रहे थे। फिर अनूप सिंह जी चौधरी साहब, एसएचओ साहब, जो इंचार्ज साहब थे पुलिस थाना शहर के, उन्होंने फिर इन पे 420 120 का मुकदमा भी दर्ज कराया था, और मेरा वो वाला भी केस चल रहा था। लेकिन जब फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने बोला कि जब अपनी जो प्रॉपर्टी है ये वाली, यही अगर ऑक्शन हो चुकी है, तो अब अपन इसके लिए कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में भागादौड़ी कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब भी इतना वर्क ये सब परेशान होते हैं, जो भी संबंधित स्टाफ है वो भी इतना परेशान होता है। जब चीज ही अपने हाथ में नहीं रही, ऑक्शन हो गई, तो फिर मैंने वो केस वहां से उस समय उठा लिया, क्योंकि मैंने इन पे 2 केस कर रखे थे जो चल रहे थे, एक तो कंटेम का, एक 420 120 बी का। लेकिन इसके बाद मैंने अभी इन पे करीब 2.5 साल पहले 90 करोड़ रुपए आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि इनसे प्राप्त करने हेतु मैंने माननीय एडीजे कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो कि प्रार्थना पत्र तो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन इसके अंदर 90 करोड़ की कोर्ट फीस जमा करानी होती है, जो 4 करोड़ 41 लाख से कुछ ज्यादा होती है। तो क्योंकि मैं तो 4 करोड़ 41 लाख रुपए छोड़ के 4,100 रुपए भी देने में सक्षम नहीं था, नहीं हूं। अभी ये ऑफिस जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं ये भी किराए का है, और जो घर जिसमें मैं रहता हूं वो भी किराए का है, पूरा किशनगढ़ जानता है। तो चूंकि मैं तो 4100 रुपए देने जैसी परिस्थिति में भी नहीं था, क्योंकि इन लोगों के कारण मेरी आर्थिक स्थिति जीरो ही नहीं, शून्य नहीं, नकारात्मक हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। इसलिए चूंकि न्यायविद पुस्तक में 166 नंबर पेज पर पॉपर सूट करके एक मीन्स सर्कुलर है कि यदि कोई अगर कोर्ट फीस देने में सक्षम नहीं होता है, तो किस तरीके से उसको कोर्ट कंसीडर करती है और उनका मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो वो चीज मेरे को माननीय एडीजे साहब ने इस चीज का मेरे को जरूरत थी, तो उन्होंने मेरे को इस चीज की सुविधा दी, और मेरी कलेक्टर रिपोर्ट उन्होंने आर्थिक स्थिति का आंकलन करते हुए कलेक्टर रिपोर्ट माननीय एडीजे कोर्ट ने माननीय कलेक्टर साहब को प्रेषित किया ऑर्डर कि सुनील लखोटिया, मेरा फादर साहब का नाम और एड्रेस का मेरा उनको भेज करके इसके आर्थिक आंकलन का आप रिपोर्ट देखे करके बताएं। तो कलेक्टर साहब ने एसआर ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस किशनगढ़, सब रजिस्ट्रार ऑफिस अजमेर और तहसीलदार ऑफिस किशनगढ़ से ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा करके और वापस ऑनरेबल एडीजे कोर्ट में उन्होंने प्रेषित करी, जिसमें कि ये पाया गया कि ये अभी कोर्ट फीस देने में सक्षम नहीं है। तो इस बाबत फिर माननीय एडीजे कोर्ट ने सामने वाले जो ये पार्टी है, प्रार्थीगण जो हैं, ये प्रतिवादी है, मैं इसमें वादी हूं, ये जो विक्रेतागण है इनको नोटिस भिजवा दिए, और अगली डेट पे जो कि 9 तारीख आ रही है, 9/10/23, उस पर यथासंभव ये चीज यानी कि मेरा केस रजिस्टर्ड होने के पूर्ण संभावना है। क्योंकि मेरे पास कोई अधिवक्ता महोदय भी नहीं थे, तो मैंने एक लीगल एड के जरिए ये एप्लीकेशन दी, तो ऑनरेबल एडीजे कोर्ट ने और ऑनरेबल जुडिशरी ने मेरे को लीगल एड के जरिए वकील साहब भी उपलब्ध कराए, अधिवक्ता महोदय भी उपलब्ध करा दिए हैं, जिन्होंने पिछली डेट पे अपनी अपीयरेंस दे दी थी, और अगली डेट से मेरा ये केस शुरू हो जाएगा। तो इन विक्रेताओं पे अभी इस समय मेरे 3 केस चल रहे हैं, जिसमें एक 420 120 बी का चल रहा है, जिसमें डिसीजन पे है, एक कंटेम का चल रहा है, जिसमें रतन शोजी, उन दोनों की वाइफ, रतन शोजी की मदर भी अभी शांत हो गई, और रतन शोजी के दोनों साले गोपाल सेवदा और दिनेश चौधरी, इनको तलब किया गया जरिए सम्मन से। तो बाकी सबको तो सम्मन तामील हो चुके, लेकिन गोपाल सेवदा और दिनेश चौधरी को सम्मन तामील नहीं हो रहे थे। लेकिन दिनेश चौधरी को सम्मन आदि भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हो पाए, तो उसको तो ऑनरेबल कोर्ट ने दिनेश चौधरी को तो एक्स पार्टी
घोषित हो चुका है। और गोपाल सेवदा का चूंकि नोटिस तामील हो नहीं पाया क्योंकि वो गांव के कहीं बाहर, शायद अभी जयपुर है, पहले जोधपुर पोस्टेड था वो, तो अब उसका अखबार में निकालने के लिए अगले महीने में कोर्ट की तारीख है, तो उसमें अखबार में निकालने के लिए ऑनरेबल कोर्ट से एप्लीकेशन लगा करके निवेदन मैं करूंगा। तो ये तीन इनके ऊपर केस कर रखे हैं जिसका ये स्टेटस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके कारण मैं इस तरीके से आर्थिक रूप से इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका हूं, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है माननीय न्यायालय द्वारा मुझे न्याय जरूर जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं पीड़ित हूं, इसलिए मुझे न्याय जरूर 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 मिलेगा। ये तो थी साहब पहली घटना, जो कि बड़ी लंबी थी और जो आपको बताना परम आवश्यक थी। अब मैं आता हूं साहब दूसरी घटना पे। ये तो जिनसे मेरा ये समस्या हुई थी उनका मैंने आपको वर्णन किया, आदरणीय जाट समाज से थे। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय जाट समाज से एक और व्यक्ति हैं जो कि वो भी जाट है। उन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति इतनी विकृत होते हुए, ज्यादा उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, तो भी मेरे को उन्होंने आर्थिक मदद करी, और 5-7-8 लाख रुपए से नहीं, उससे ज्यादा की करी। और 100 बार उनकी कॉल खराब हो चुकी, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे सामने आके कभी भी मेरे लिए अपशब्द दिया, कभी भी मेरे ऊपर गुस्सा जाहिर नहीं किया, क्योंकि उनको पता है इस इंसान की अभी परिस्थितियां ऐसी है, क्योंकि उनको सारे घटनाक्रम ध्यान है, क्योंकि पूरे किशनगढ़ को पूरा घटनाक्रम ध्यान है, क्योंकि सच का सामना मैंने अखबार निकाला था। इसलिए वाकई जाट समाज में और सभी समाजों में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, और कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जो लालची होते हैं, जिनको कि फिर सजा के रूप में भुगतना पड़ता उनके कर्मों का फल। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आदरणीय जाट समाज बहुत सम्माननीय माननीय है मेरे लिए, और हमेशा रहेगा, क्योंकि एक और जाट बंधु ने मेरी मदद कर रखी है जिनका पैसा मैं अभी तक नहीं दे पाया हूं, और हाथ जोड़ के उनका पैसा भी मुझे देना। और जितने भी लोग मेरे से पैसा मांगते हैं, मैंने माननीय न्यायालय में भी ये अपने दावे में रिक्वेस्ट लिखी है कि माननीय न्यायालय भी मेरे से जो लोग पैसे मांगते हैं, अगर सीधे ही माननीय न्यायालय इन विक्रेताओं से लेकर के अगर उन तक चुका दे तो भी मेरे को पूर्ण संतोष है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको दूसरी घटना का जिक्र करता हूं। यह तो हो गई साहब एक घटना, यह हुई थी सन 2011 में, और दूसरी घटना जो मेरे साथ घटित हुई वो साहब हुई 2015 में। एक 3 घटना टोटल थी, एक घटना मैं आपको बता चुका, 2 घटना ऐसी है जो मेरे ही समाज यानी माननीय माहेश्वरी समाज के व्यक्तियों ने मेरे साथ बुरा की, आर्थिक रूप से बुरा किया, नुकसान किया। तो दोनों घटनाएं मैं सिलसिलेवार आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सन 2015 में 18 जून सन 2015 में दलाल राजेश राठी सन ऑफ रेडियोजी राठी उर्फ बहरूलाल राठी के मार्फत सनराइज बिल्डर्स के 4 पार्टनर्स सतीश इनानी सन ऑफ सत्यनारायण जी इनानी, दूसरे प्रवीण काकाणी सन ऑफ जगदीश जी काकाणी, तीसरे सुनीता जी काकाणी वाइफ ऑफ कमल किशोर काकाणी, चौथे किरण जी न्याती वाइफ ऑफ नवरतन न्याती से 1,52,90,000 रुपए में इनसे इनका कॉमर्शियल प्लॉट जो कि फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित है 18 जून 2015 को खरीद करके रजिस्ट्री करा ली। इसका मैंने एक वीडियो 9 मिनट 9 सेकंड का बनाया हुआ है, जो कि मैंने 27-28 फरवरी को अपलोड किया था फेसबुक पे। मेरी प्रोफाइल पे सबसे ऊपर पिन पे ये वीडियो हमेशा उपलब्ध है, और आज से ये वाला वीडियो जो मैं भी बना रहा हूं ये उपलब्ध रहेगा। तो 9 मिनट 9 सेकंड का वो वीडियो उस समय मैंने बनाया था, और एफबी पे और यूट्यूब पे मैंने इसको लोड किया था। तो मैं आपको आगे की इसकी घटना के बारे में बताता हूं। मैंने इनसे कॉमर्शियल कन्वर्ट ये प्लॉट लिया था रजिस्ट्री के वक्त, मतलब रजिस्ट्री के पहले सौदा करते वक्त, इन्होंने बेचान करते वक्त पांचों ने यानी चारों तो पार्टनर्स ने और दलाल ने मेरे को ये बताया था कि इनका ये जो प्लॉट ये मेरे को बेच रहे हैं 25,000 रुपए गज में, 611.60 गज का मैंने प्लॉट खरीदा था 1,52,90,000 रुपए का। तो कॉमर्शियल कन्वर्ट ये जो प्लॉट मेरे को बेच रहे हैं ये प्लॉट कॉमर्शियल कन्वर्ट है, इसमें कोई भी बाकी बकाया कुछ भी नहीं है। आप खरीदते इसका कॉमर्शियल यूज हाथों हाथ आप कर लो, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो।
और एक पैसा भी इसके लिए आपको एक्स्ट्रा देने की कोई जरूरत नहीं। और इसके लिए रजिस्ट्री में यह पैरा भी अंकित किया गया कि आज पूर्व इस प्लॉट पर कोई भी राजकीय अर्ध राजकीय कर शुल्क भार बकाया नहीं है। अगर निकल आए तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी इन विक्रेताओं की होगी। तो मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि सब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मेरे समाज के थे और सब धनवान व्यक्ति थे। तो मैं निश्चिंत हो गया कि ये गलत तो कर ही नहीं सकते, गलत कह ही नहीं सकते हैं, रजिस्ट्री में अंकित है और ये साइन करके दे रहे हैं। तो मैंने आराम से इनसे रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद जब मैं इसका नामांतरण खुलाने नगर परिषद किशनगढ़ में पहुंचा, जबकि तो मैं खुद पार्षद था भारतीय जनता पार्टी से, और आपको मैं हाथ जोड़ के एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं इस धरती का 100% सबसे ज्यादा ईमानदार इंसान हूं। यह मैं फक्र से कहता हूं, या मैं उनकी श्रेणी में आता हूं जो कि सबसे ज्यादा ईमानदार है। मैं पार्षद भी था, तो मेरे खानदान के रक्त की कसम, मैंने एक भी पैसे की कभी जिंदगी में हेराफेरी नहीं करी। ये पूरा नगर परिषद, पूरा किशनगढ़, मेरे वार्डवासी, मेरे सब जान पहचान वाले सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं 100% ईमानदार आदमी हूं। तब तो मैं पार्षद भी था। तो मैं जब नामांतरण खुलाने वहां पर पहुंचा, तो नगर परिषद के ऑफिसर श्रीमान राजेंद्र जी चौधरी साहब, उस समय मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे को इसका पूरा स्टडी करके बताया कि पार्षद साहब, इसमें 3,22,926 रुपए पट्टे की शास्ति बाकी चल रही, तो आप उसको जमा करो। तो मैं बड़ा अचंभित था। मैंने सोचा मैं पार्षद हूं इसलिए हंसी मजाक कर रहे थे, मुल्ला साहब ये ऐसे कैसे कर रहे हो। मैं बोले कि नहीं नहीं पार्षद साहब, इसको एक्चुअली इसका आवंटन पत्र 2009 में जारी हुआ था, तो 2014 में इसकी 5 वर्ष की जो मियाद थी वो समाप्त हो गई। अब आपकी इसमें रजिस्ट्री आज 2015 चल रहा है, क्योंकि 18 जून 2015 को मैंने रजिस्ट्री कराई थी और 24 जुलाई यानी सवा महीने बाद में इसका नामांतरण के लिए पहुंचा था, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी वगैरह करके। तो 3,22,926 रुपए मुझे बाकी बताए गए, जबकि उस समय मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा डावाडोल हो रही थी, चरमरा रही थी, क्योंकि मैंने 2011 में जो ये 1.5 करोड़ में प्लॉट खरीदा था, इस कारण मैं आर्थिक रूप से थोड़ा टाइट हो रखा था। तो उन्होंने मेरे को 3,22,926 रुपए जमा कराने की बोला, और जबकि रजिस्ट्री में लिखा हुआ था, इन लोगों ने मेरे को बताया था। मैंने तुरंत इमीडिएट दलाल राजेश राठी से संपर्क किया और इन पांचों से मैंने मेरे स्केल पर संपर्क किया। तो सबने ये बोला कि अभी तो आप जमा करा दो, हम सब इकट्ठे होंगे, मिलेंगे तो पैसे लेकर के आपको दे देंगे। मेरे समाज के लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, धनाढ्य धनवान लोग थे, तो मेरा तो इन पे मतलब स्वाभाविक रूप से मेरे को तो विश्वास करना ही था। मेरा इन पे विश्वास करना स्वाभाविक था, तो मैंने इन पे विश्वास कर लिया। लेकिन मैंने समझदारी यह करी कि मैंने चेक के जरिए पेमेंट किया। मैंने चेक के जरिए पेमेंट किया था, मेरे अकाउंट से चेक के जरिए नगर परिषद में पेमेंट किया। पेमेंट करके मैंने इसको नामांतरण आदि खुला करके, और मुझे इसलिए जरूरी था, जल्दी भी इसलिए जरूरी था क्योंकि मेरे को इसको मॉर्गेज रख करके इस पे फाइनेंस लेना था। तो मैंने सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद जब मैं इनसे वापस मिला और मैंने पैसों को तगादा किया, तो ये कभी भी मेरे पैसे देने से हमेशा ही बचते ही रहे। इनकी तो पता नहीं नीयत कहां खराब हुई, जबकि 1,52,90,000 रुपए मैंने अकेले ने इन 4 पार्टनर को, और सबसे बड़ी बात दलाल को, उसकी पूरी दलाली दी थी। मेरी तरफ से जिंदगी में मैंने कभी कोई फॉल्ट नहीं करी, पूरा आना पाई शुद्धा पैसा पहुंचाया था। लेकिन मेरा जो पैसा, जबकि इन्होंने जमान करी थी, वो पैसा मेरे को वो वापस नहीं दे रहे थे। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि एडवांस ज्यादा चला गया था, या कुछ पैसा इनके पास ज्यादा चला गया था, वो पैसा मेरे को वापस नहीं दे रहे थे, जिसमें अपने आप को क्या कहते हैं, महेश्वरी समाज के बढ़िया महाजन कहते हैं। और काम चोट्टाई के करते हैं, क्यों कि इन्होंने कभी मेरे को पैसा आज तक ही नहीं दिया। मेरी हैंड टू माउथ पोजीशन हो गई, तब भी मैंने इनको जा करके निवेदन किया था। ये हमेशा टरकाते रहते थे, हाँ देंगे, बताएंगे, मिलेंगे, वो बाहर गया हुआ है, ये यहां पर है, आप बेफिक्र रहो, आपके पैसे कहां जाने हैं। ये टरकाते रहे, साल पे साल निकालते रहे, समय निकाल दिया। कई बोलते हैं कि आज शाम को मैं उनसे मिलके बात करता हूं, कभी कोई पार्टनर क्या बोलता, कई बोलता आप दलाल से मिलो, ये करो वो करो। मैं बुरी तरह परेशान हो गया। मेरे 2 रुपए सैकड़े का ब्याज लगता है, आज भी कंटिन्यू चालू है। तो मैंने इनको वो 3.25 लाख रुपए को आज 98 महीने हो गए, 98 मंथ्स। जब उस समय 6 महीने पहले 92 महीने हो गए थे, 92 महीने लगभग, मेरी फरवरी की बात कर रहा हूं मैं आपको अंदाजन।
तो उस समय भी मैंने साहब इनसे निवेदन किया था, तो मैंने कहा साहब ये ब्याज समेत मेरे पैसे लगभग 10 लाख रुपए हो गए, मेरे को दे दो, मैं कोई काम धंधे कर लूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टियां बिक गई घर की, मेरे ऑर्नामेंट्स घर के जेवर रकमें बिक गई, मैं एंड टू माउथ पोजीशन हूँ, मैं भी घर परिवार टाबर टूबर लेके बैठा हूँ, 9 जनों का हमारा परिवार है जिसमें 4 बच्चियां हमारे घर में जिनकी सभी की शादियां करनी है। लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए, जबकि इनको सबको मालूम है मेरी स्थिति, मेरी पारिवारिक स्थिति, मेरे, क्योंकि समाज में उठना बैठना आना जाना घर परिवार का शादी विवाह में सबका एक दूसरे का है, बावजूद इसके इन्होंने मेरे पैसे, मेरे हक के पैसे इन्होंने मेरे को आज तक नहीं दी। उस समय जब मैंने इनको निवेदन किया इन 5 चोटों को, तो भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में तो मैंने इनसे 7 बार, 5 जनों से 7 बार संपर्क किया, यानी टोटल मैंने 35 संपर्क किए, जिसमें 3 बार तो मैंने फेस टू फेस इनसे मुलाकात करी और 4 बार मैंने फोन पर सविनय निवेदन किए, अति विनम्र निवेदन किए, लेकिन इन्होंने तो पैसे मेरे को आज तक नहीं दिए। और बाद में इन्होंने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया, बाद में इन्होंने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। विवश होकर के, मजबूर होकर के मैंने इनको 1 सप्ते की समय अवधि का नोटिस भिजवाया कि मेरे आप ये 3,22,926 रुपए मैं ब्याज आप मेरे को वापस लौटा दीजिए। लेकिन इन्होंने 1 हफ्ते बाद भी उस 1 हफ्ते को आज मैं समझता हूं 4-6 महीने ऊपर हो गए, कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने माननीय न्यायालय की और माननीय पुलिस प्रशासन की शरण ली। मैंने माननीय न्यायालय के द्वारा इस्तगासा प्रोसेस से माननीय पुलिस प्रशासन में एफआईआर दर्ज कराई। अब चूंकि ये तो जरूरत से ज्यादा पैसे वाले हैं ना, तो इन्होंने पता नहीं क्या अपने आप का प्रभाव वहां पर छोड़ा कि माननीय पुलिस प्रशासन से फाइनल रिपोर्ट ये आई कि उन्होंने सिविल में इसको एफआईआर कर दिया कि इसको मैंने 420 120 बी में मुकदमा दर्ज कराने, तो क्योंकि इन्होंने मेरे साथ तो धोखाधड़ी करी। इन्होंने पहले बता करके कि भाई कोई पैसा बाकी नहीं, रजिस्ट्री में साइन कर रहे हैं, पूरा मेरे को विश्वास में ले रहे हैं, और उसके बाद जो ड्यूज निकल रहे हैं, मैंने जो चेक द्वारा जमा कराया इनके कहने पर कि ये बाद में देंगे, मेरे को देते ही नहीं है। मैंने इनको नोटिस भेज दिया लीगल के, भाई विजिट, ये देते ही नहीं। अच्छा, जब पुलिस थाने में इनके बयान हुए तो दलाल क्या बयान देता कि मैं सौदे का दलाल ही नहीं हूं। यह बात वही बोल सकता है जिसके पिता का नाम तो उसके नाम के पिता की जगह लगता है, लेकिन एक्चुअली वो उस पिता का खून या रक्त नहीं होता। वो ही ऐसा कर सकता है जो दलाल होते हुए साफ मना कर दे कि मैं सौदे का दलाल ही नहीं हूं। या चारों उन पार्टनर से पूछ लो कि इस सौदे का दलाल कौन था, किसने सौदा कराया था, मैं किसके पास गया था, कौन किसके पास आया था, कौन भागादौड़ी, सारा दलाली किसने करी और किसने दलाली के पैसे लिए थे। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री चांदकरण जी लखोटिया साहब है। अगर मैं मेरे पिताजी का ही रक्त हूं तो मैं आपको 100% सत्य बोल रहा हूं कि सौदे में दलाल राजेश राठी सन ऑफ रिडिया राठी उर्फ भैरूलाल राठी ही दलाल था, जो कि पुलिस में ये लिखित बयान देता है कि मैं सौदे का दलाल ही नहीं। जो वो झूठा जो इंसान होता है, जो फरेबी धोखेबाज होता है, उसको कितनी बार झूठ बोलना पड़ता है। चलो ये हो गया। इससे भी ज्यादा बड़े चोटे वो चारों निकले। वो चारों क्या बोलते हैं कि बकाया का सुनील लखोटिया ने हमें कभी अवगत ही नहीं कराया। अरे भाई, तुम्हारे को 4 बार फोन पे मैंने निवेदन करा है 5 को, और फेस टू फेस 3 बार मैंने निवेदन किया है। कैसे भी आप कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्डिंग आप आराम से तलाश लो, सर्च कर लो, क्या वार्तालाप हुई, क्या व्हाट्सएप पे चैट हुआ, क्या मैंने निवेदन किया, आपके समक्ष आ जाएगा। इतना तो झूठ क्यों बोलते हो यार? भगवान ने धरती पे इंसान बना के भेजा है यार। इतना पैसा होने के बाद भी अगर आप दूसरों के पैसों पे अगर डाका डालोगे, हक डालोगे, तो यहीं जीते जी इसी जीवन में, इसी जिंदगी में भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। आप लोग इतने पैसे वाले हो कि आपके लिए तो अधिवक्ता महोदय, वकील साहब खड़े हो जाते हैं। मेरे पास अधिवक्ता महोदय साहब को, वकील साहब को देने के लिए फीस के पैसे नहीं है, फिर भी मैं कई अधिवक्ता महोदय, मैं जुडिशरी के कई स्टाफ से वाकई उनका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उनको मेरी परिस्थितियां मालूम होने के कारण मेरे को पूरा कोऑपरेट करते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि ये पीड़ित आदमी है, सच्चा इंसान है, ईमानदार आदमी है। सैल्यूट है जुडिशरी को, टोटल स्टाफ को, हमेशा मेरे को कोऑपरेट करते हैं। मेरा लगभग 3 साल से लगभग मतलब फ्रीक्वेंटली जाना हो रहा है, क्योंकि 6 केस मेरे किशनगढ़ कोर्ट में, ऑनरेबल किशनगढ़ कोर्ट में, किशनगढ़ के ऑनरेबल कोर्ट में दर्ज है। मेरे एक केस अजमेर में दर्ज है, मेरा एक केस गुड़गांव में दर्ज है मेरे खिलाफ, और मेरे 4 केस जयपुर में दर्ज है। मुझे पूरी भागादौड़ी करनी पड़ती है, जबकि मेरा कहीं पर भी कोई भी दोष या कोई गलती नहीं है। मैं पीड़ित हूं, मैं कंप्लीट आर्थिक रूप से इन लोगों की धोखाधड़ी के कारण खराब हो गया, बर्बाद हो गया। मेरे 10 लाख रुपए इन 5 महेश्वरी से दलाल और इन 4 से दलाल से इसलिए मैं अब मांगने का हकदार हूं, क्योंकि उसने दलाली किस बात की ली, 1.5 करोड़ के सौदे में, 1,52,90,000 के सौदे में। जब अगर वो मामला ही नहीं सुलझा सकता तो फिर दलाल किस बात का, वो दलाली भी छोड़े। और ये मेरे को 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से 10 लाख रुपए के लगभग पहुंच चुका अमाउंट, या हो सकता है 10 लाख रुपए के क्रॉस भी हो गया हो। तो ये 10 लाख रुपए मेरे को देते तो मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेरे पैसों से, मैं कोई इनसे याचना नहीं कर रहा था कि भाई मेरे को आप दे दीजिए। मैं मेरे हक का पैसा इन पे लेने गया था, इनके पास लेने गया था, जो इन्होंने आज तक ही नहीं दिया। अब ये क्या करते हैं कि आपको ही मालूम है कि कैसे भी कुछ ना कुछ गलियां ऐसी निकलती है कि केसेस लिंगर ऑन होते जाते हैं, लिंगर ऑन होते जाते हैं। अब मेरे को भागा दौड़ी करनी पड़ती है, काम धंधे में कर नहीं पाता हूं, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि कोई भी किशनगढ़ के अंदर बिना कैश के मेरे से धंधा व्यापार या कुछ भी चीज करने में, एंटरटेन करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। पर सही है वो लोग। अगर किसी भी इंसान की परिस्थिति ऐसी होगी, वो मेरे पास आएगा, या मेरे पास कभी कोई मेरे अच्छे समय में आया था तो मैंने भी उसको यही ट्रीट किया था। इसलिए मैं दुनिया को कतई कोई दोष नहीं देता हूं। गलती और दोष है तो इन कसूरवारों का है, जिन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी, जिसके कि मैंने 2011 में 1.5 करोड़ रुपए देकर के जमीन ली थी। इन 5 महेश्वरी चोटों से मैं ओपन कह रहा हूं, मेरे को कोई डर कोई दड़का नहीं है किसी से भी। सांच को क्या आंच, इन्होंने ये मेरे हक के पैसे आज भी नहीं देते हैं, और इनको वहां पर ऑनरेबल कोर्ट में अब आना पड़ेगा, और इनको गवाहियां वगैरह देनी पड़ेगी, बयान वगैरह इनके होंगे जो भी है, और मेरे को न्याय मिल जाएगा। बस मैं यहां पर माननीय कोर्ट से कोई आउट ऑफ कोर्ट फोर्स नहीं कर रहा हूं, नहीं, कभी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं। बस मैं इस बात को पब्लिक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं माननीय न्यायालय में यह निवेदन करूंगा कि कैसे भी जल्दी से जल्दी मुझे न्याय मिल जाए, ताकि मैं भी अपने परिवार के लिए सरवाइव कर सकूं। तो मेरे ये इनका दूसरा, ये जो महेश्वरी थे 5 चोटे, इनका बताने का, ये घटना बताने का मकसद मेरा ये था कि आप किस पे विश्वास कर सकते हो। दलाल बोल रहा है कि मैं सौदे का दलाल नहीं, और जो 4 अरबपति करोड़पति दलाल, इनका भी, इनसे भी ज्यादा पैसे वाला, और 4 या करोड़पति अरबपति महेश्वरी बोलते हैं कि सुनील लखोटिया ने हमको कभी बकाया अवगत ही नहीं कराया। जबकि वहां पर जाते ही जब नगर परिषद में मेरे को बताया गया कि आपको 3,22,926 में पट्टे की शास्ति बाकी है, इसमें सबसे बढ़िया बात अभी भूल जाता मैं आपको बताना, बहुत अर्जेंट जरूरी था। अब क्या हुआ कि जब मैंने इसके लिए भागादौड़ी करी तो बट नेचुरल था, मेरे को पता था कि भाई अपने को वहां से वो हिसाब भी लाना पड़ेगा नगर परिषद से, और प्रस्तुत करना पड़ेगा माननीय कोर्ट में और माननीय पुलिस प्रशासन में, भाई किस बात के 3,22,926 रुपए मेरे से लिए गए। तो मैंने इसके लिए आरटीआई लगाई। तो वहां पर आप ये देखो, इन 4 महेश्वरी जो थे पार्टनर और ये दलाल, ये 5 चोटे, इनमें से जो एक है किरण जी न्याती का हस्बैंड नवरतन न्याती, उसके ऑफिस में एक नगर परिषद कर्मचारी का बहुत ज्यादा आना जाना है। वो नगर परिषद कर्मचारी रिश्वतखोर है, उसको मैंने रिश्वत दी है 50,000 रुपए। जब मैंने मेरा रेस्टोरेंट ओरिजिनल द रेस्टोरेंट कन्वर्ट कराया था, जब मैंने उसको रिश्वत दी थी, और उसने कई बार मेरे को इस चीज के बारे में बोला भी कि हाँ भाई आपका दिया हुआ पैसा मेरे पेट में गया, उसने बोला भी। तो वो क्योंकि इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो उसने उस नवरत्न न्याती का खासम खास है वो, तो उसने क्या करा कि वहां से नगर परिषद से वो फाइल ही गायब करा दी। वो तो मेरी किस्मत बढ़िया है कि जो मैंने पैसा जमा कराया था उस रसीद पे लिखा हुआ है पट्टे की शास्ति, क्योंकि 3,47,000 रुपए जमा कराए थे। जो 24,000 रुपए, तो अगर ये 3,22,000 इनके जमा भी होते तो भी मेरे लगते, वो नामांतरण शुल्क जो भी फॉर्मेलिटी के होते हैं वो तो लगते, लेकिन 3,22,926 पे बाकायदा उस रसीद पे लिखा हुआ है कि 3,22,000 रुपया पट्टे की शास्ति। पट्टे की शास्ति का मतलब यह हुआ कि जो आवंटन पत्र आपका 2009 में जारी हुआ था, 2014 में उसकी मियाद समाप्त हो गई, 2015 चल रहा है, तो बट नेचुरल इसके कन्वर्सन का जो मियाद चली गई, तो इसके
कन्वर्सन के पैसे आप जमा कराओ, जो कि इन लोगों से मैंने कॉमर्शियल कन्वर्ट जमीन ली थी, तो इन्होंने साइन करके दिए थे कि भाई कोई बाकी बकाया नहीं है, और ये बाकी है तो उनको ही इनकी जिम्मेदारी दी है, वो उस समय जमा करा देते। अभी मैंने लीगल नोटिस भेजा था, जब भी जमा करा देते तब भी मेरा कोई एतराज नहीं था, मेरे पास मेरा पैसा आ जाता। पता नहीं ये बात मेरे को बतानी चाहिए नहीं अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं आज ये बात भी सार्वजनिक कर देता हूं। मेरे को मायरा भरना था, वो मैं मायरा नहीं भर पाया। मुझे मायरा भरना था, उसमें भी ये पांचों महेश्वरियों में से एक चोट्टा महेश्वरी आमंत्रित था। उसको भी पता था कि मेरे को ये मायरा भरना है, और उसके 1.5 महीने पहले उसको मैंने बताया था कि यार मेरे मायरा आ रहा है, मेरे 3,22,926 रुपये बाकी, आप बिना ब्याज मेरे को यही दे दो, 1,50,000 1,00,000 1,50,000 का मैं मायरा भर दूंगा, 1,00,000 2,00,000 में मैं मेरा कोई काम शुरू कर लूंगा। लेकिन इन चोटों को वहां पर भी कोई मतलब इनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। इन चोटों ने, इन पैसों के लालचियों ने, पांचों महेश्वरी चोटों ने मेरे पैसे आज तक ही नहीं दिए। अब मेरे को पैसा चाहिए भी नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि इनको सजा हो, इनको जेल हो, क्योंकि मेरे ऊपर तो 30 करोड़ का कर्जा है। 10 लाख रुपए से तो मेरे क्या ऊंट के मुंह में जीरा, दाल में बघार ही नहीं लगेगा। मेरे को तो पैसे अब इनसे चाहिए भी नहीं। मेरा तो कैसे भी एक ही मकसद है कि कैसे भी इनको जेल हो, ताकि मिसाल कायम हो कि यार किसी के साथ ऐसा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जो मैं घटनाएं बता रहा हूं, जिसमें दूसरा का विवरण अभी चालू है, तीसरी अभी हाथों हाथ बताऊंगा, तीनों की तीनों पार्टियां 100-100 करोड़ की मालिक, सारे सदस्य 100-100 करोड़ के मालिक, और तीनों मेरे हक के पैसे खा करके बैठे, और मैं जरूरतमंद। भाई एक तो ये होता है कि भाई अपन जरूरत से ज्यादा पैसे वाले हैं तो चलो भाई उसकी नीयत खराब है तो चलो छोड़ दिया, लेकिन मेरे ऊपर 30 करोड़ का कर्जा जिनके कारण हो गया, उनके पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसमें जिसमें मैंने 90 करोड़ का केस कर रखा है, उसके द्वारा अगर मेरे को प्राप्त हो जाए तो मैं तो तुरंत चुकाऊं। मेरे को मेरे वेल विशर्स ने, मेरे को मेरे शुभ चिंतकों ने, मेरे को मेरे रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि आप अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, दिवालिया घोषित कर दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपके पास पैसा मांगने वाला इस धरती का कोई भी इंसान नहीं आएगा। लेकिन मैंने उनके हाथ जोड़ करके माफी मांग ली, मिला नहीं, मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पैसा जिनसे मांगता हूं वो पैसा आएगा और मैं चुका दूंगा, और मुझे न्याय मिलेगा, माननीय न्यायालय से जरूर न्याय मिलेगा, क्योंकि 100% सारे एविडेंसेस, सारे सबूत, सारे प्रमाण मेरे पास हैं। जो भी माननीय न्यायालय आदेश करेंगे मैं तुरंत हाजिर करूंगा, बस मेरे साथ न्याय हो जाए। जो भी न्याय होगा मुझे नतमस्तक होकर के स्वीकार होगा। माननीय न्यायालय जो भी न्याय करेंगे मैं पलकें भी ऊपर नहीं करूंगा, मुझे बिल्कुल स्वीकार होगा। मैं तहे दिल से इज्जत करता हूं, मान सम्मान करता हूं माननीय न्यायालय का, माननीय जुडिशरी का, ऑनरेबल जुडिशरी का। तो मेरे को मेरे वेल विशर्स ने यह सुझाव दिया और बोला एक आप किशनगढ़ छोड़ दो, जिससे कि हम आपको कंट्रीब्यूशन करके कुछ काम शुरू करा देते हैं। तो मैंने दोनों के लिए माफी मांग ली। मैंने बोला नहीं, जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास करके मुझे 15 करोड़ रुपए तक का फाइनेंस दिया है, अगर मैं लखोटिया खानदान का रख दूं तो मैं उनके पैसे चुकाऊंगा, चुकाने के प्रयास करूंगा, कैसे भी मैं उनका पैसा आना पाई सुद्धा ब्याज समेत चुका सकूं। इसलिए मैं यहीं पर इसी जगह मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे यहीं निवास कर रहा हूं, जिसमें 50 वर्ष पहले से मेरे पिताजी निवास करते आए, उस किराए के मकान में। आज भी हम 50 वर्ष से उसमें किराए के मकान में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात और यहां बताना चाहता हूं कि उस मकान का तकरीबन 4 साल का मैं भाड़ा नहीं दे पाया। लाख लाख नमस्कार है, लाख लाख प्रणाम है उस मकान मालिक को, जिन्होंने मेरी परिस्थिति को समझा। और कभी भी मुझे परेशान नहीं किया। जब मेरी अनुकूल परिस्थितियां थी, वो 2011 में नंदाजी, रतन और शोजी से जमीन खरीदने के पहले मैं करीब 50 लोगों को तनख्वाह देता था, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में 35 जनों का स्टाफ था, मेरे मार्बल के गोदाम पे करीब 4-5-6 जनों का स्टाफ था, मेरे ये प्रॉपर्टी ऑफिस जिसमें मैं बैठा हूं इसमें 2-3 जनों का स्टाफ था। ऐसे करके तकरीबन 50 जनों को मालिक मेरे द्वारा सैलरी दिलवाता था। मेरी तो क्या औकात थी। यानी मेरा कहने का निवेदन यह है कि मालिक मेरे द्वारा 50 जनों के परिवार को चलाता था, वो मालिक चलाता था, मैं नहीं। तो आप ये सोचो, मुझे बर्बाद करके उन 50 जनों को भी उन्होंने आफत में डाल दिया, जबकि मैंने तो पैसे देकर के चीज ली थी। खैर मैं पता नहीं किस मतलब उस पर चला गया, अपन सेकंड उसमें चल रहे थे, सेकंड घटना में। तो दूसरी घटना ये हुई मेरे साथ।
जिसमें मेरी कोई फॉल्ट ही नहीं है, और उनके 4 जनों के 80-80 हजार रुपए पांति आते हैं, जो कि 100-100 करोड़ की पार्टियां हैं, जो कि मेरे पैसे मान लो कि एडवांस चले गए थे, और दलाल की जेब से टका ही नहीं लगना था, और दलाल जहां कहे बैठ वहां वो बैठे, जहां दलाल कहे वो उठ तो वहां उठे। इस दलाल के इतने वो आज्ञाकारी हैं, लेकिन दलाल पता नहीं क्यों मेरे, जिसमें दलाल सबसे बड़ी बात, मतलब बचपन से और साथ बड़े हुए हैं दलाल और हम, और साथ में कुछ समय जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जब संडे को चौकड़ी छकड़ियां ताश पत्तियां साथ खेलते थे। ऐसा इंसान जिसको मेरी वर्तमान परिस्थितियों का राय राय रत्ती रत्ती पता है, जबकि मेरी किसी से पहले कोई दुश्मनी नहीं। मेरा नेचर, मेरा स्वभाव हमेशा सामने वाले को मान सम्मान देने का रहा है। पहले अपनी तरफ से अपन मान सम्मान ही देते हैं, कोई भी देता ही है। तो भी पता नहीं उन लोगों के दिमाग में अच्छा, सबसे बड़ी बात, जब 2011 में 50 लाख रुपए बीघा में मैंने जमीन ली थी, जब भी वहां पर दाम 25 लाख रुपए बीघा के थे, कोई बोलता 40 लाख रुपए बीघा के थे, और मुझे लोगों ने बोला यार ये कर क्या रहा है, इसने 50 लाख रुपए बीघा में ले ली, लेकिन मुझे पसंद है, मैंने ले ली, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि भरपूर पैसा देने के बाद भी, उनकी मुंह मांगी रकम देने के बाद 45 लाख रुपए में बेचने वाला 50 लाख रुपए डिमांड करता है, क्योंकि 5 लाख रुपए की तो बार्गेनिंग होती है, 2-4-5 लाख रुपए तो होती है, लेकिन 50 लाख अगले ने मांगे। 50 लाख से टस से मस नहीं हुआ, 50 लाख में मैंने लिया, आना पाई शुद्धा पैसे गिनाए, रात को 11:15 बजे जाकर के भी दाम गिनाए, क्योंकि 12 बजे उस दिन अगर कांटा क्रॉस हो जाता तो 3 महीने की मियाद पूरी हो जाती। तो मैं तो इतना पाबंद था, मैंने वहां पर जाकर के खेत में इनको रात को 11:15 बजे भी दाम गिनाए। ये इस चीज के वो खुद बताएंगे क्या इन्होंने पैसे दिए, जब भी वो ओरिजिनल एग्रीमेंट लेटर पे ये अंगूठा साइन सबके हैं। खैर, अब इनको जो मैंने इनसे ये लिया था 25,000 रुपए गज में, आज के करीब 7.5-8 साल पहले, तब भी उस समय भी वहां पर 10-15 हजार रुपए के भाव थे, लेकिन मुझे भोग पड़त थी, क्योंकि इसके पहले के 2 सौदे भी इसी दलाल के थ्रू मैंने लिए थे, जो तकरीबन 1 करोड़ के थे। तो मुझे अड़ा करके सौदा कॉमर्शियल लेना था, क्योंकि मेरा वहां पर मैं मकान बंगला मैंने खरीदा था, और एक मैंने वो 400 गज का प्लॉट बच्चियों के लिए खरीदा था। तो मेरा यह था कि यहाँ पर कॉमर्शियल में कोई मॉल टाइप बना देंगे, और इस हिसाब से अपनी यहाँ पर आराम से बच्चों की और अपना भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। यह सोच करके भोग पड़त थी, यानी जरूरत थी, इसलिए मैंने ऊंचे भाव दे करके भी चीज ली, भरपूर ऊंचे भाव दिए। जो बेचने वाले थे उनको भी अचरज हुआ था कि इतने हुआ होगा कि इतने अच्छे दाम मिल गए, बावजूद इसके उन्होंने मेरे 80-80 हजार रुपए जो 4 जनों के पार्टनर के पाती आते वो नहीं दिए। उन 4 जनों ने मिलकर के जो अकेले दलाल को दलाली दी थी, मैंने अकेले उस दलाल को दलाली दी, जिसमें भी दलाल का दिमाग ये काम नहीं कर पाया